नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल में कुछ बचे हुए चैप्टर्स थे जिनका हमने आपको सारांश वीडियो कल अपलोड किया था, और साथ में आप लोगों को क्लास 7th 8th 9th 10th में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे वो आपको कवर कराए जा चुके हैं, और जो भी एक दो चैप्टर्स उसमें बचे हुए हैं वो आपके उतने काम के नहीं है, तो आप उसके लिए ना परेशान हो। और जितना भी आप लोगों को 7th 8th 9th 10th में कराया गया है उतना आप लोग कवर कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ में आज हम आपके लिए कक्षा 11 भूगोल एनसीईआरटी का सारांश लेकर आए हैं। पाठ अध्याय नंबर 8 है जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि आज हमारे द्वारा आयोजित आप लोगों को आज शाम 5 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मिनी टेस्ट 1 मिलेगा, और जिसको हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे। तो पीडीएफ फॉर्म को आपको क्या करना है, 5 बजे आप जो है इस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। और यह जो टेस्ट रहेगा मिनी टेस्ट 1 ये पीआरटी के पूरा एक मॉडल पे रहेगा, और साथ में जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रश्न होंगे। और आप लोगों को जो है 6 से 8 के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, जियोग्राफी के रहेंगे, साथ में पॉलिटी के रहेंगे और साइंस के प्रश्न रहेंगे। साथ में 6 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर से भी रहेंगे। तो आप लोगों का एक जो सेक्शन है पहले ऊपर कर दिया जाएगा। बाकी पीआरटी के लिए कंप्लीट जो 60 प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए होंगे। और यहाँ पर आप लोग वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं कि और जैसे 120 प्रश्न आप लोगों के होते हैं उसी के आधार पर हमने 60 प्रश्नों का मिनी टेस्ट बनाने का यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप लोगों का जैसा रिव्यू रहेगा वैसे यहाँ पर आगे काम भी किया जाएगा। यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं, और सिलेबस यहाँ पे आप मत पूछिएगा कि किस सिलेबस से कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं सिलेबस से रिलेटेड वहीं से प्रश्न रहेंगे, साथ में बीपीएससी पैटर्न पे प्रश्न रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और सभी अभ्यर्थियों को जरूरी सलाह है कि सभी लोग प्रश्नों को ओएमआर शीट जरूर ले लें और ओएमआर शीट पर ही अटेम्प्ट करें, ओएमआर शीट पर गोला भरें। कारण क्या होता है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों को ओएमआर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ओएमआर मैनेजमेंट की वजह से कई बार अभ्यर्थियों के प्रश्न गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन होने से रुक भी जाता है। कई सारे अभ्यर्थियों के साथ में ऐसा हुआ है कि 2 से 3 गोले अभ्यर्थियों ने गलत भर दिए, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। फाइनल जब रिजल्ट आया तो 2-3 नंबर से नहीं भी हुआ, किसी का 1 नंबर से नहीं हुआ। और साथ में एक ओएमआर की जो बुक आती है वो पतली सी बुक आती है, 20 रुपये में आपको 15-20 रुपये में कहीं भी मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर ले लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स होंगे टेस्ट से रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर पे, और साथ में एक थोड़ा सा जानकारी और आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपके लिए पीआरटी के लिए एक फुल टेस्ट भी लिया था, फुल टेस्ट भी आपके लिए एक लिया था। और ये फुल टेस्ट आप लोगों को ऊपर जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में ही हमने उसको आयोजित किया था, तो आप वहाँ से जाकर ऊपर स्क्रॉल करके जो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है टेस्ट सीरीज़ का, आप वहाँ से देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट फुल 120 प्रश्नों के अलावा 300 प्रश्न हमने आपके प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। साथ में जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं आप लोगों का जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं वो आपके ग्रुप में ऐड किए जा रहे हैं। साथ में संडे को आप लोगों का एक टेस्ट होगा और आपके ग्रुप में ही इस पीडीएफ को सेंड किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। तो आप लोग का जो 11th क्लास का एनसीईआरटी है जिसका नाम है, 2 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो भारत का भूगोल से संबंधित है, इंडियन ज्योग्राफी से, और दूसरा है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें परीक्षा दृष्टि से। इस बार पीआरटी में बात करें पीआरटी में, तो इस बार पीआरटी में ये जो दोनों चैप्टर हैं यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया था। और खास कर जो ये चैप्टर है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, यहाँ से कुल 3 प्रश्न आप लोगों से पीआरटी में पूछे गए थे। तो अब आयोग की जो नज़र है वो क्लास 11th ज्योग्राफी पे भी है, तो आप लोगों को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। बाकी 6 से 8 के लिए जिनका ज्योग्राफी है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जिनका जीएस पार्ट में ज्योग्राफी पढ़ना उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो और यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, खनिज एवं शैल ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ में वायुमंडल का संगठन एवं संरचना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान ये महत्वपूर्ण आपके लिए, साथ में ये जो नीचे के चैप्टर आपको दिए गए हैं 10 और 11 तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
पृथ्वी पर जीवन, ये आपके लिए पर्यावरण के लिए चैप्टर है। 2 चैप्टर आपके यहाँ पर भूगोल में पर्यावरण के दिए गए, तो जब हम आपको पर्यावरण के क्लासेस लेके आएंगे तो वहाँ पर इन चैप्टर्स को कवर करा देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये जो चैप्टर है इकाई 4 जलवायु, तो जलवायु में जो चैप्टर नंबर 8 है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। और आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छी क्लास लगे, कोई कमी रह जाए तो भी बताइएगा। चैप्टर आते हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो सबसे पहले वायुमंडल का संगठन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल, आप सभी लोगों को पता है कि वायुमंडल जो है किसका किसका बना होता है, तो गैस से, जलवाष्प से और धूल कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जलवाष्प होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि पूरे वायुमंडल में जो है ये गैसें नहीं पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ऑक्सीजन कहाँ तक पाई जाती है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प कहाँ तक पाए जाते हैं, तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। फिर कुछ प्रमुख गैसें हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैसों का अध्ययन करने से पहले यहाँ पर वायुमंडल की स्थलीय गैसों के, अस्थायी गैसों के बारे में यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया जिसको आपको जानना चाहिए। तो पहला यहाँ पर है कि क्रम में यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। आप सभी लोगों को मालूम है नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% है, 78%। साथ में ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% है। फिर आर्गन की बात करें तो 0.93 है। और फिर चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड जिसका जो मात्रा है 0.03%। तो आपको शुरू के 4 ध्यान रखना है क्रम से, सीक्वेंस में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और इनमें सबसे ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड शुरू के 4 में। इसके अलावा जो अन्य गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रेडॉन, जिसको रेडॉन आपको ध्यान रखना है। जो रेडॉन गैस होती है रेडियो एक्टिव होती है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण यह जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल की अस्थायी गैस नहीं है, तो याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा, रेडॉन के अलावा जो अन्य जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनॉन, जिनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, तो ये पाई जाती है, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। अब आगे बात करते हैं गैसों के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गैस के बारे में। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। कारण क्या है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी होती है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आयोग द्वारा कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं इनको हम बोलते हैं सौर विकिरण, सौर विकिरण बोलते हैं। तो सौर विकिरण के लिए वायुमंडल से होते हुए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो मौजूद है। तो सौर विकिरण को ये जानने देती है। पारदर्शी का मतलब होता है कि जो CO2 की जो गैसें हैं इनको रोकती नहीं है, सोखती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो सौर विकिरण को ये जानने देंगी। तो सौर विकिरण के लिए क्या है, पारदर्शी है। ये पहला केस हो गया यहाँ पर कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब होता क्या है कि पृथ्वी पर जब एक बार सूर्य की किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर, और ये पहुंचती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में, जिसको हम लघु विकिरण भी बोलते हैं, तो लघु विकिरण के फॉर्म में पहुंचती हैं। जो सौर विकिरण होता है वो लघु विकिरण के फॉर्म में पहुंचता है। पृथ्वी की सतह पर कुछ एब्जॉर्ब होता है, सोखता है, और कुछ जो है पृथ्वी की सतह द्वारा वापस से वायुमंडल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है
ये जो विकिरण होता है ये अवरक्त विकिरण के फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में होता है अवरक्त विकिरण। और इस अवरक्त विकिरण को हम दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये अवरक्त विकिरण के फॉर्म में या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के फॉर्म में जब ऊपर की तरफ पृथ्वी की सतह से जब ऊपर की तरफ वायुमंडल में पहुंचती हैं तो यहाँ पर जो CO2 गैस होती है इनको क्या करती है, सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, जिसके वजह से जो वायुमंडल होता है वो गर्म होता है। और इस प्रक्रिया को आप लोग जानते भी हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। तो ये कारण है ग्रीन हाउस गैस का, इसके माध्यम से आप ग्रीन हाउस गैस को भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सौर विकिरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पारदर्शी होती है, जाने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण वापस से पृथ्वी से टकराकर ऊपर की तरफ वायुमंडल में जब जाता है तो उसके लिए अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब है कि उसको नहीं जाने देती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह पर प्रतिबिंबित कर देती है। तो होता क्या है कि जब पार्थिव विकिरण का जो पार्ट होता है उस अल्टीमेटली सौर विकिरण का ही पार्ट है, तो पार्थिव विकिरण का एक अंश को सोख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ भाग को पृथ्वी की सतह पर वापस प्रतिबिंबित करती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को मालूम भी है कि ग्रीन हाउस गैस है और दूसरी गैसों का जो आयतन होता है स्थिर होता है। बाकी पिछले अगर हम बात करें तो कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा की वृद्धि होने के कारण जो ग्रीन हाउस गैस के वजह से प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन पाया जाता है। सामान्यतः ओजोन की अगर हम बात करें तो 15 से कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, 15 से 50 भी लिखा मिल जाएगा। तो जैसा ऑप्शन हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि NCERT में ही कहीं आपको 15 से 50 किलोमीटर भी दिया जा सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एग्जैक्टली ओजोन वायुमंडल में पाया जाता है। और ये जो 15 से 35 किलोमीटर का रेंज होता है या फिर 15 से जो 50 किलोमीटर का रेंज होता है या फिर यहाँ पे जैसे 10 से 50 किलोमीटर का जो रेंज बताया गया है ये आपका होता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो ओजोन होता है किसके रूप में काम करता है, तो एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से रोकता है। तो ये ओजोन का कार्य है या ओजोन मंडल का कार्य है कि जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है फिल्टर के रूप में और उनको पृथ्वी की सतह पर जाने से रोकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ओजोन परत नहीं होती तो जो पराबैंगनी किरणें हैं ये कैंसर तक, त्वचा कैंसर तक भी इंसानों में कर सकती थी। फिर आते हैं जलवाष्प के बारे में। तो जलवाष्प के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित परिवर्तनीय गैस है, यानी जिसके मात्रा में परिवर्तन होता रहता है ऊंचाई के साथ में। तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ में घटती जाती है। ऊंचाई के साथ में जो मौसम वो ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर या तापमान घटने लगता है, और तापमान घटने के साथ में कभी भी जलवाष्प कम होने लगता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जलवाष्प वायुमंडल में ऊंचाई के साथ में घटता है। फिर बात करें तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो विषुवत जो क्षेत्र होते हैं गर्म होते हैं, ध्रुव ठंडे होते हैं, तो गर्म से ठंडे की तरफ कभी भी जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। और यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है। तो यहाँ आपको फैक्ट याद रखना है कि जो जलवाष्प होता है वाटर वेपर होता है, वह सूर्य से निकलने वाले ताप को कुछ भाग को अवशोषित करता है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। तो जो पृथ्वी से निकलने वाला जो ताप होता है उसको संग्रहित भी करता है। इस प्रकार यह एक कंबल के रूप में कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर बनाने में भी योगदान देती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस एक कंबल के रूप में कार्य करती है जो पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। तो आंसर हो जाएगा जलवाष्प। और यहाँ पर
सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। ऐसा केस जलवाष्प के साथ में तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पारदर्शी हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित नहीं करता है सूर्य से निकलने वाले ताप को, लेकिन जो जलवाष्प होता है वो सूर्य से निकलने वाले ताप को कुछ भाग को अवशोषित करता है और साथ में पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित भी करता है। तो इस प्रकार यह कंबल के रूप में कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है धूल कण। धूल कण की बात करें तो वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण भी होते हैं। कहाँ से निकल सकते हैं? तो समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो धूल कण होते हैं वायुमंडल के निचले भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो संवहनीय वायु प्रवाह जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ इस तरीके से कुछ जो वायु उठती है उसी को हम संवहनीय वायु कहते हैं। यहाँ पर बात करें तो धूल कणों का जो सबसे अधिक जमाव होता है वो कहाँ पर होता है? तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। सूखी हवा के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा जमाव होता है और विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। फिर धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। तो धूल और नमक के जो कण होते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो धूल कण होते हैं उसमें जो धूल और नमक के कण होते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं, यानी आर्द्रता ग्रहण करने में हेल्प करते हैं और इन्हीं के चारों तरफ जो जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। फिर वायुमंडल की संरचना पे आते हैं। वायुमंडल की संरचना में बात करें तो वायुमंडल में तापमान की स्थिति के अनुसार, तापमान में जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार वायुमंडल को 5 मंडलों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं क्षोभ मंडल का। तो एक बार आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, हमने आपको ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ये पृथ्वी की सतह है और क्षोभ मंडल की यहाँ पर आप लोगों को ऊंचाई दी गई है और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है यहाँ पर लगभग जो है 13 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है 13 किलोमीटर ये ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर औसतन होती है। फिर क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल की बात करें तो लगभग 15 से 50 किलोमीटर के बीच में ये माना जाता है। फिर बात करें मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। फिर बात करें बाह्य वायुमंडल की तो ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में बाह्य वायुमंडल पाया जाता है, जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। और फिर 400 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक हिसाब से अंतरिक्ष का जो भाग होता है इसी से जुड़ा होता है बहिर्मंडल से। अब हम आते हैं टॉपिक पर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर होता है या सबसे निचला मंडल होता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है। ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो कुल मिलाकर 8 ध्रुव पर, 18 विषुवत वृत्त पर, दोनों का आप औसत ले लीजिएगा तो 8 और 18 26 हो जाएंगे। 26/2 ये औसत निकल गया तो 13 किलोमीटर, और यही 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी गई है किसकी? क्षोभ मंडल की। फिर आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है, क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि तेज प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जा सकता है। फिर बात करें तो मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। तो मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में TRE 3 में ही पूछा गया है, 6 to 8 साइंस में पूछा गया है। और इस संस्तर में तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर आगे बढ़ते हैं तो तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जीवन संबंधी घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। तो जैविक क्रिया बोलिए या जीवन से संबंधित क्रिया बोलिए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल क्षोभ मंडल है। आगे बढ़ते हैं।
और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब हो गया बादल का निर्माण वगैरह सब कहाँ होता है, तो इसी क्षोभ मंडल में होता है। बादल का निर्माण, कोहरे का निर्माण, ये सब जो बनता है ये क्षोभ मंडल में ही बनता है। फिर आते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ सीमा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए फिगर के माध्यम से, ये वाला पार्ट समताप मंडल है, नीचे क्षोभ मंडल है। दोनों को कौन अलग करता है, तो जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, तो इसलिए जो सीमा होती है इसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो क्षोभ सीमा होता है वहाँ पर तापमान स्थिर होता है और उसके कारण इसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक रहती है, क्योंकि अभी हमने आपसे बात किया था कि जो 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की होती है औसतन, तो लगभग 15 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का दायरा रहता है वो क्षोभ सीमा का रहता है। बाकी जो 15 से 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो किसका रहता है, तो समताप मंडल का एग्जैक्टली रहता है, जिसमें 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, तो ओजोन मंडल, ओजोन परत या ओजोन मंडल कहाँ तक पाया जाता है, तो 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक, और 15 से 50 तक पूरा समताप मंडल होता है। समताप मंडल का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, तो वही है ओजोन परत इसमें पाई जाती है, और इसका काम क्या है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाना। फिर मध्यमंडल की बात कर ले, तो मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल होता है वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर तक, और इस मंडल में भी ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी होने लगती है। ध्यान रखना आप लोगों को कि तापमान में मध्य मंडल में तेजी से कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, ध्यान रखिएगा, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्य मंडल है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। साथ में मध्य मंडल से रिलेटेड एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि उल्का पिंड, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो है वायुमंडल के किस परत में आकर या किस मंडल में आकर जल जाते हैं, तो उल्का पिंड याद रखिएगा, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। तो उल्का पिंड कहाँ आकर जलते हैं, तो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसको हम मध्य सीमा कहते हैं। फिर आते हैं आयन मंडल का, तो मध्य मंडल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बाह्य मंडल लिखा होगा, और यहाँ पर बाह्य मंडल को ही हम आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है, जिसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण इसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। वैसे हम इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इसी मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आता है। तो जो भी रेडियो तरंगे पृथ्वी के द्वारा भेजी जाती हैं वो किस मंडल के द्वारा वापस आती हैं, कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आयन मंडल से वापस भेज दी जाती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। तो आयन मंडल की खासियत क्या है, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। तो बाह्य मंडल या आयन मंडल के जो ऊपर स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, जो सबसे ऊंचा मंडल है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। साथ में इस मंडल में मौजूद सभी घटक जो है बहुत विरल हैं और यहाँ धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। तो यहाँ ऐसा जो है देखा गया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैसें हैं जो कि काफ़ी विरल गैसें हैं, तो यहाँ पर वो बहती रहती हैं इसी अंतरिक्ष से आते हुए। अब यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखना है। फैक्ट क्या याद रखना है कि दो चीज़ें आपसे पूछता है कि संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तब आपका आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल
संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल हो जाएगा। फिर आप लोगों का अगला सवाल बनता है कि मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं, मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो लिख लीजिए, मानव निर्मित उपग्रह वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तब आंसर वहाँ पे आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, तो जो बहिर्मंडल होता है वहाँ पर जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो आज का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो सबसे नंबर 1 पे है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, तीसरे पे है आर्गन, चौथे पे है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है समुद्री नमक, पराग वगैरह ये सब किससे संबंधित है, तो अभी हमने देखा था धूलकण से रिलेटेड है ये। फिर है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो हमने देखा था कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प और CO2 ये नगण्य हो जाते हैं। कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो पार्थिव विकिरण को ही अवरक्त विकिरण बोलते हैं, अवरक्त विकिरण बोलते हैं। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। और ऐसा लगता है कि ये प्रश्न BPSC TRE 4 में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। हमने बाकी समझा दिया आपको। तो आज का जो क्लास है ये समाप्त होता है। साथ में आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो लोग भी टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। जो टेस्ट 1 है 60 प्रश्न ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आप सभी लोग जरूर अटेम्प्ट करें। चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें। और इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी मिलेगा, गलतियों को जानने का भी मौका मिलेगा। बाकी जो टेस्ट 1 का जो डिस्कशन है हम आपको रात में 8 बजे लाइव आकर करा देंगे। तो ध्यान रखिएगा 8 बजे लाइव आकर हम टेस्ट का डिस्कशन करा देंगे। जो भी आपका आंसर होगा तो आप लोग एक बार OMR में अपना फिल कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।